शहर के पुराने हिस्से में स्थित वह 2 मंजिला मकान बाहर से जितना साधारण दिखता था, भीतर उतनी ही खामोशियां समेटे हुए था। इस घर में रहती थी सुधा देवी, उम्र लगभग 40 के पार। पति रमेश बाबू सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे, समय के पाबंद, नियमों के कट्टर और भावनाओं के मामले में बेहद कंजूस। ये कहानी फुल घपा-घप वाली है, लेकिन मैं यहाँ नहीं डाल सकती, यूट्यूब मुझे परमिशन नहीं देता। अगर आपको ये कहानी पूरी सुननी है तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करें। मेरी टेलीग्राम आईडी है ऑडियो स्टोरी 69 और ऐसी 1-2 नहीं पूरी 10,000 से ज़्यादा प्रीमियम स्टोरी मिलेगी, तो मुझे आज ही टेलीग्राम पे मैसेज करें और प्रीमियम कहानियों के मजे ले। अब वापस कहानी पे आते हैं। उनका इकलौता बेटा अमन 11वीं कक्षा में पढ़ता था। पढ़ाई में ठीक ठाक था, पर गणित और भौतिकी से उसका पुराना बैर था। बोर्ड की तैयारी के लिए घर में ट्यूशन टीचर रखने का निर्णय हुआ। रमेश बाबू ने अखबार में विज्ञापन दिया और 2 दिन बाद एक नौजवान घर आया। उसका नाम था आदित्य शर्मा, उम्र करीब 27 साल। MSc कर चुका था और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाता था। साधारण कपड़े, शांत आवाज और आंखों में अजीब सी ठहराव भरी गंभीरता। सुधा ने ही दरवाजा खोला था। नमस्ते आंटी, आदित्य ने आदर से कहा। आओ बेटा, सुधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। पहली नजर में कुछ भी असामान्य नहीं था, बस एक माँ और बेटे के लिए आया एक शिक्षक। सुधा की शादी को 16 साल हो चुके थे। शुरुआती सालों में रमेश बाबू बहुत जिम्मेदार पति थे, पर समय के साथ रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारियों में बदल गया था। बातें सिर्फ बिजली के बिल, बच्चों की फीस और रिश्तेदारों की शिकायतों तक सिमट गई थीं। सुधा ने अपने मन की बातें कहना कब का छोड़ दिया था। उन्हें लगता था कि उनकी भावनाएं अब किसी के लिए मायने नहीं रखतीं। वो दिन भर घर, रसोई और बेटे के बीच उलझी रहती। शाम को रमेश बाबू आते, खाना खाते और टीवी के सामने सो जाते। उस खामोशी में सुधा खुद को धीरे धीरे खोती जा रही थी। आदित्य रोज शाम 5 बजे आता, अमन को पढ़ाता और कभी कभी सवाल समझाने के लिए ड्राइंग रूम में बोर्ड लगा लेता। सुधा चाय बना कर देती। बहुत अच्छा पढ़ाते हो बेटा, वे अक्सर कहती। आपका बेटा भी मेहनती है, बस ध्यान थोड़ा भटक जाता है, आदित्य मुस्कुरा कर कहता। धीरे धीरे पढ़ाई से इत्र भी बातें होने लगी, करियर, हालात, जिंदगी की जद्दोजहद। आदित्य अपने संघर्षों की बातें करता। सुधा पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रही थी जो सुनता था। एक दिन रमेश बाबू देर से आए। आदित्य पढ़ा चुका था, लेकिन बारिश शुरू हो गई थी। बारिश में निकलना ठीक नहीं, सुधा ने कहा, थोड़ी देर रुक जाओ। वो दिन बस 10 मिनट की बातचीत से शुरू हुआ, पर उन 10 मिनटों में सुधा को लगा कि कोई उनके भीतर के सूनेपन को समझ रहा है। आदित्य ने कहा, आंटी, आप बहुत धैर्यवान हैं। आजकल ऐसे लोग कम मिलते हैं। वो एक साधारण वाक्य था, लेकिन सुधा की आंखें नम हो गईं। किसी ने बरसों बाद उनकी सराहना की थी। आने वाले हफ्तों में बातचीत बढ़ती गई। अब ट्यूशन के बाद चाय के साथ 10-15 मिनट की चर्चा सामान्य हो गई थी। सुधा अपने मन की बातें बिना डरे कहने लगी, अपनी थकान, अकेलापन, अधूरी इच्छाएं। आदित्य सुनता रहा, कभी सलाह देता, कभी बस चुपचाप सहमति में सिर हिलाता। यहीं से वह रेखा धुंधली होने लगी, जिसे पार नहीं करना चाहिए था। सुधा जानती थी कि यह ठीक नहीं है। वो एक माँ थी, एक पत्नी थी। समाज की आंखें, रिश्तों की मर्यादा सब उन्हें रोकती थीं। रात को सोते समय उन्हें अपराधबोध होता। मैं क्या कर रही हूँ? क्या ये भावनात्मक धोखा नहीं है? लेकिन दिन में वही खालीपन फिर उन्हें उस बातचीत की ओर खींच लाता। आदित्य भी इस बदलाव को महसूस कर रहा था। वो खुद को समझाता, ये सिर्फ सम्मान है, बस इतना ही। पर दिल हमेशा तर्क नहीं मानता। अमन सब देख रहा था। माँ का बदला हुआ व्यवहार, ट्यूशन के बाद लंबी बातें, चेहरे पर अजीब सी चमक। वह भ्रमित था। एक दिन उसने माँ से पूछ लिया, माँ, आप और सर इतनी देर क्या बात करते हो? सुधा चौंक गईं। ऐसे ही, पढ़ाई के बारे में। लेकिन अमन का मन नहीं माना।
बच्चे बहुत कुछ बिना कहे समझ जाते हैं। एक शाम रमेश बाबू अचानक जल्दी घर आ गए। ड्राइंग रूम में सुधा और आदित्य बैठे थे। कोई अनुचित दृश्य नहीं था, लेकिन माहौल में एक असहजता थी। रमेश बाबू ने तीखी नजर डाली। ट्यूशन खत्म हो गया? उन्होंने पूछा। हाँ, आदित्य ने तुरंत उठते हुए कहा। उस रात रमेश बाबू और सुधा के बीच भयानक चुप्पी रही। अगले दिन रमेश बाबू ने सीधे सवाल कर दिया, सुधा, तुम्हारा और उस लड़के का रिश्ता क्या है? सुधा रो पड़ी। कुछ भी गलत नहीं, बस मैं बहुत अकेली थी। रमेश बाबू पहली बार रुके। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने पत्नी को सिर्फ एक जिम्मेदारी समझ लिया था। आदित्य को बुलाया गया, सम्मान के साथ, पर साफ शब्दों में। आदित्य ने सिर झुका लिया। मुझसे गलती हो गई। ट्यूशन बंद कर दी गई। कई हफ्तों तक घर में भारी सन्नाटा रहा। फिर धीरे धीरे बातें शुरू हुईं। रमेश बाबू ने सुधा के साथ समय बिताना शुरू किया। सुधा ने भी खुद को माफ करने की कोशिश की। ये रिश्ता किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा, पर उसने एक सच्चाई उजागर कर दी कि भावनात्मक उपेक्षा भी एक तरह की चोट होती है। समय बीत गया। आदित्य कहीं और चला गया। अमन अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ा। सुधा अक्सर खिड़की से बाहर देखती और सोचती, गलत और सही के बीच की रेखा कितनी पतली होती है। ये कहानी फुल घपा-घप वाली है, लेकिन मैं यहाँ नहीं डाल सकती, यूट्यूब मुझे परमिशन नहीं देता। अगर आपको ये कहानी पूरी सुननी है तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करें। मेरी टेलीग्राम आईडी है ऑडियो स्टोरी 69, और ऐसी 1-2 नहीं, पूरी 10,000 से ज़्यादा प्रीमियम स्टोरी मिलेगी। तो मुझे आज ही टेलीग्राम पे मैसेज करें और प्रीमियम कहानियों के मजे ले।